नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा हाजिर हूं आपके सामने लेकर आपकी हिंदी की क्लास आपके दीवानजी बैच में आपके दिशा परिवार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज गोवर्धन का दिन है और मैं आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपने दिशा परिवार की तरफ से। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि हम आज के दिन भी आपके लिए पूरी मेहनत में लगे हुए हैं, चाहे कोई त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन दिशा परिवार हर समय आपके लिए जुटा हुआ है, हर समय आपके लिए मेहनत में जुटा हुआ है। तो दोस्तों, आप भी मेहनत में जुट जाइए। मैंने क्या कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए और आपको 100% नौकरी मिलेगी दोस्तों, 100% नौकरी मिलेगी। मेरा वादा है कि आप 6 महीने मुझे पढ़ के दिखा दीजिए अच्छी तरह से और आप कहिएगा 6 महीने पढ़ने के बाद कि आपकी नौकरी नहीं लगी, कि आपने 5 से 6 घंटे दिशा परिवार के साथ पूर्ण लगन से मेहनत करी थी। और मुझे फिर कोई दोस्त आके कहे कि 6 महीने बाद भी मैंने जी जान से मेहनत करी और मेरी नौकरी नहीं लगी। मैं ऐसे बच्चे की तलाश में हूं जो ये बात कहे कि 6 महीने मैंने मेहनत करी और उसकी नौकरी नहीं लगी। तो दोस्तों, आप मेहनत करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए और उनको जलाते रहिए जो ये चाहते हैं कि ये लड़का ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही बना रहे, ये सफल ना हो। उन लोगों को जलाते रहिए, उन लोगों को तड़पाते रहिए और आप सफलता की एक सीढ़ियां चढ़ते रहिए। इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज की क्लास हम कल की उसी क्लास से शुरुआत करेंगे जहां पर हमने क्लास छोड़ी थी। आपको पता होगा कि हमने वर्णमाला में व्यंजन कल पढ़ रहे थे और व्यंजन के हमने 5 भेद पढ़ लिए थे। 5 प्रकार के व्यंजन के भेद होते हैं, जिसमें से कि 3 मूल व्यंजन होते हैं। हमने पढ़ा था कल व्यंजनों के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने पढ़ा था कल व्यंजनों के बारे में। और व्यंजन में हमने कल क्या पढ़ा था? यह कल हमने सबसे पहला पढ़ा था स्पर्श व्यंजन। कौन सा पढ़ा था हमने? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या पढ़ा था हमने दोस्तों? स्पर्श व्यंजन के ही आज हम चीज पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन से भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपको कल मैंने उनका उच्चारण स्थान बता दिया था। KTM2 कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये आपको मैंने 5 वर्ग के आपको उच्चारण स्थान बता दिया था KTM2 एक ट्रिक के माध्यम से। लेकिन इसके अलावा भी आपसे क्या पूछ लिया जाता है? इसमें अल्प प्राण, महाप्राण और दोस्तों सघोष, अघोष, ये सब चीजें आपसे इसमें पूछ ली जाती हैं। और इन्हीं सब चीजों को करवाने के लिए मैं आपके सामने प्रॉपर तरीके से हाजिर हूं। तो आप देखिए कि क्या क्या होता है। मैं आपके लिए सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको क वर्ग लिख रहा हूं। क, च, ट, त और प। कचट तप। कचट तप से कैसे लिखेंगे आप? क, ख, ग, ह, ण, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, थ, न और प, फ, ब, भ और दोस्तों म। ये हमने पांचों के पांचों वर्ग लिख दिए हैं। किसके लिख दिए हैं? पांचों के पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन के लिख दिए हैं। अब इसी में हम पढ़ेंगे कि कौन से सघोष होते हैं और कौन से अघोष होते हैं और कौन से अल्पप्राण होते हैं और कौन से महाप्राण होते हैं। दोस्तों, इस बात से आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन सब से आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपके क्या होते हैं? ये क्या होता है? पंचम, ये प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और ये पंचम वर्ग होता है। तो इसके ऊपर आप काउंटिंग लिख लीजिए 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 पांचों के ऊपर लिख लीजिए। ये पांचों वर्ग हैं। तो आपको क्या करना है? आपको क्या याद रखना है? सघोष, अघोष, सघोष, अघोष और क्या याद रखना है? अल्प प्राण, महाप्राण। इसके लिए बहुत सुंदर ट्रिक है दोस्तों। क्या क्या ट्रिक है देखिए दोस्तों। आप लिखिए और देखते रहिए क्या क्या ट्रिक है। देखिए उसके बाद आपके लिए
मैं यही से कर रहा हूं। ये जो बाकी के तीन बचे, ये जो बाकी के तीन बचे, ये अलग हो गया। तो ये दोस्तों क्या हुआ, क्या हुआ, ये जो पहला और दूसरे जो थे, ये जो पहले और दूसरे हैं आपके, ये जो पहले और दूसरे हैं, ये कौन से वाले, कौन से वाले, क और ख वाले, मतलब जो आपका पहला वर्ग है और जो आपका दूसरा वर्ग है, ये कौन से होते हैं दोस्तों, अघोष होते हैं। ये कौन से सारे के सारे जो व्यंजन हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अघोष हैं। इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो ज्यादा घोषणा उद्घोषणा टाइप नहीं होती। ये सब क्या होते हैं, जो पहला वर्ग और द्वितीय वर्ग वाले जो आते हैं, ये सब कौन से हैं, ये सब कौन से हैं, अघोष हैं, अघोष हैं। और बाकी 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 ये सारे क्या हैं, ये कौन से हैं दोस्तों, सघोष हो जाते हैं। ये कौन से हो जाते हैं दोस्तों, सघोष हो जाते हैं। ये कौन से हो जाते हैं, सघोष। जो फर्स्ट और सेकंड, मतलब क के नीचे वाला पूरा पूरा जो कॉलम बन जाएगा और ख के नीचे नीचे वाला पूरा जो कॉलम बन जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हैं, अघोष हैं। और बाकी पीछे तीनों जो क्या हैं, ग घ ण वाले, मतलब तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग जो होगा पूरा पूरा, वो कौन सा हो जाएगा, सघोष। आप इसका उच्चारण कीजिए तो आपकी वायु जो है वो तेज होगी। वो क्या हो गया, मतलब आप जो घोषणा करोगे, मतलब आपकी जो आवाज आएगी वो आएगी, तेज आएगी। तो ये कौन से हो गए, सघोष और अघोष। कौन कौन से, पहला और दूसरा क्या हो गए, अघोष, अघोष हो गए। और तीसरा और चौथा, पांचवा, ये कौन से हो गए, ये हो गए आपके सघोष हो गए, सघोष हो गए, सघोष हो गए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे मित्रों, इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ेंगे। तो अल्प प्राण और महाप्राण के लिए आपको दिखा दूं मैं, अल्प प्राण और महाप्राण के लिए क्या होता है। देखिए, ये फर्स्ट वाला, उसके बाद एक छोड़ दीजिए, फिर क्या आया, ये थर्ड वाला आया, तीसरा वाला आया, और फिर एक छोड़ दीजिए, फिर ये पांचवां वाला आया, ये पांचवां वाला आया। ये सब क्या हुए, पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्प प्राण के अंदर आएंगे। अल्प प्राण मतलब इनके अंदर जो प्राण वायु हमारे मुख से निकलेगी वो अल्प होगी, वो अल्प होगी। इसलिए इसका क्या नाम दिया है हमने, अल्प प्राण दिया है। क्यों, ऐसा क्यों है, प्रथम, तृतीय और पंचम, मतलब जो हमारे विषम संख्या में आ रहे हैं ये, वो सारे क्या होंगे, अल्प प्राण। अल्प प्राण क्यों कहलाएंगे मित्रों, अल्प प्राण इसलिए कहलाएंगे क्योंकि हमारे मुख से जो प्राण वायु हवा निकलती है वो काफी कम मात्रा में निकलेगी, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से हो गए मित्रों, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए, अल्प प्राण हो गए। और बाकी जो दो बचे, दूसरा और चौथा जो बचे, ये कौन से हो गए, महाप्राण हो गए। ये कौन से हो गए आपके, महाप्राण। आपने क्या पढ़ लिया, अब इसमें सघोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण आपने इसमें पढ़ लिया। क्या क्या हुआ, पहला और दूसरा क्या हुआ, कौन सा हुआ बताइए, आप जल्दी से बताइए, अघोष हो गए। और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष हो गए। उसके बाद में अल्प प्राण कौन से हुए, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण हो गए, और दूसरा और चौथा महाप्राण हो गए। मतलब इनमें जो प्राण वायु निकलती है वो काफी ज्यादा निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया है, महाप्राण दे दिया है मित्रों। तो आपने इसमें पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया आपने इसमें आपने क्या चीज पढ़ी, जो पहला दूसरा होता है वो क्या होगा, वो क्या होगा मित्रों, वो होगा, क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताइए, वो क्या होगा, अघोष होगा। क्या होगा, वो अघोष होगा, है ना। और तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या होगा, सघोष होगा, सघोष होगा। उसके बाद पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या होगा, अल्प प्राण होगा, अल्प प्राण होगा। और चौथा और दूसरा ये क्या होगा, महाप्राण होगा, महाप्राण होगा।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मैंने किसके लिए बताया है? ये स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के लिए बताया है। और जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर दिया है मैंने, ये ऊपर से नंबर दिया है, कॉलम वाइज नंबर दिया है मैंने इसका। इस हिसाब से मैंने आपको अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, स्पर्श व्यंजन में यदि आपसे पूछ ले तो ये सारा इसकी ट्रिक होती है। आपको मैं बता रहा हूं, ऐसी क्लास आपको हिंदी की यूट्यूब पर देखने के लिए नहीं मिलेगी जिसमें खाली ट्रिक्स ही ना होकर सारी चीज आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जा रही है, जो कि आपको पढ़ने के लिए आपका सिलेबस कहता है। आपके सिलेबस में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस चीज को बिल्कुल बेसिक से स्टेप वाइज स्टेप आपको पढ़ाया जा रहा है मित्रों। तो आपको क्या करना है? बस पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट, अब हम आते हैं अपने अंतस्थ व्यंजन पर। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के ऊपर आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको कल क्या लिखवाए थे दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको लिखवाए थे य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये मैंने आपको 2 लिखवाए थे। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें से एक पूछ सकता है कि निम्न कुछ, आपको एक प्रश्न देगा, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि अर्ध स्वर हम किसको कहते हैं। तो य और व को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इन य और व को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अर्ध स्वर कहते हैं इनको। इनको क्या कहते हैं हम? य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको हम अर्ध स्वर कहते हैं। और क्या हुआ दोस्तों? ल को हम क्या कहते हैं? ल को हम पार्श्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ल को पार्श्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व। और र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? लुंठित। लुंठित, ठे ठठेरा वाला इसमें बनेगा लुंठित। लुंठित इसका क्या कहते हैं? र को कहते हैं। सर आपने क्या कह दिया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो आपको बता दूं, य और व सीधे सीधे आपका डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है आपसे कि निम्न में से कौन से अर्ध स्वर हैं। तो अर्ध स्वर कौन से हुए? जो हमारे अंतस्थ व्यंजन के पहले और आखिरी वर्ण हैं। पहला और आखिरी व्यंजन जो है, य पहला है और र आखिरी है, ये क्या है? हमारे अर्ध स्वर की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। उसके बाद क्या आया? ल। ल क्या है आपका? ल है पार्श्व। पार्श्विक भी कहते हैं इसको, पार्श्व स्वर या पार्श्विक भी कहते हैं। इसको पार्श्विक क्यों कहते हैं? तो देखिए आप पार्श्विक का मतलब क्या होता है? या आप जब ल को बोलेंगे तो इसमें से क्या है? हवा आपकी दोनों साइड में होकर निकल जाएगी, साइड में होकर निकल जाएगी। जो कैसे निकल जाएगी? देखिए, आप इसको बोलिए ल। ल, ल के लिए आपको क्या हुआ? इसको अपनी जीभ को आपको घुमा के एक गोल रोल सा करना पड़ेगा। और आप देखेंगे जब ल बोलेंगे तो जीभ जब रोल हो जाएगी तो इस और इस साइड से जीभ की, जैसे आपकी जीभ ये हो गई रोल, तो आपकी इस साइड से और इस साइड से क्या है? वो हवा निकल जाएगी। जैसे पार्श्व गायक गायिका होते हैं, जब वो गाते हैं तब क्या होता है? उनके आसपास जो लोग खड़े रहते हैं, उसी तरीके से क्या कहा गया है यहां पर? पार्श्व में जब आप पार्श्व स्वर बोलेंगे, पार्श्व स्वर क्या है? ल। और जब इसके लिए आप जीभ अपनी जिह्वा को, अपनी रसना को गोल घुमाएंगे, तो गोल घुमाने के बाद में आपकी रसना की जो आकार बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से गोलाकार बन जाएगी। और गोलाकार बनने के बाद क्या है? हवा आपकी साइड से निकल जाएगी, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं? इसको पार्श्विक या पार्श्विक बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम? ल को। और उसके बाद सर आपने र को लुंठित क्यों बोला? र को क्या बोला? र को लुंठित क्यों बोला? लुंठित का मतलब होता है बेलन की तरह मुड़ना। बेलन की तरह मुड़ना सर हमको समझ में नहीं आया। जैसे आपने देखा होगा कि आप छोटे बच्चे को देखते हो और क्या करता है कि मेरी गाड़ी दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है? ऐसे दौड़ती है ना बच्चे की गाड़ी। तो उस टाइम पे क्या होता है? तो आप देखिए उस टाइम पे आपके मुंह से स्वर कौन, जो आपका मुंह से वर्ण निकला, वो वर्ण कैसा निकला? र करके। और र करने पे क्या है?
वो आपकी जो गाड़ी की वो किस तरीके से घूम रहा है, वो एक बेलन की तरह से वो बहुत तेज तेज घूम रहा है। इसी को क्या कह दिया हमने आपको, लुंठित कह दिया। और लुंठित का मतलब भी क्या होता है, बेलनाकार की तरह मुड़ के घूमना, बेलनाकार की तरह मुड़ के घूमना। इसलिए र को हमने क्या बोल दिया, लुंठित बोल दिया। आपको मैंने कितना बढ़िया आपका डेली लाइफ से एग्जाम्पल जोड़ के भी दिखा दिया कि किस तरीके से आप किसी को चलता हुआ दिखाएंगे। ऐसे करके दिखाते ना, तो आवाज भी कौन सी आ रही है, र की आवाज आ रही है। और ये क्या हो गया आपका लुंठित। लुंठित क्या होता है, लुंठित वर्ण कौन सा हो गया आपका, र। और क्या हुआ आपका पार्श्व, क्या हो गया, ल। ल क्यों हो गया, क्योंकि उसके साइड में से आपकी हवा निकल जाती है। आप जीभ अपनी मोड़ के देखिए, ऊपर की तरफ लगेगी जीभ आपकी और ऐसी गोल हो जाएगी और साइड से हवा उसकी निकल जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं हम, ल बोलते हैं। ल मतलब पार्श्विक। और दो हमारे अर्ध स्वर हो गए, य और व। और यहां पर हमारा क्या हुआ, यहां पर हमारा ये खत्म हुआ। इसके बाद में अभी हम क्या पढ़ेंगे, इसके और क्या हुआ अगले वाले के भी, जो हमारा क्या है उष्म, उनके हम दोनों के दोनों सघोष अघोष अभी एक साथ अभी पढ़ेंगे। अभी हम अगला पॉइंट ले लेते हैं। क्या अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या है हमारा, उष्म व्यंजन हमने आपको कल पढ़ाई दिया था। अब इनकी हम क्या पढ़ते हैं, उष्म और उष्म के और हम अंतस्थ व्यंजन के अल्प प्राण महाप्राण सघोष अघोष एक बार हम पढ़ने की दोस्तों कोशिश करते हैं। क्या होगा, तो आप लिखिए, आप लिखिए, लिखिए क्या लिखिए, अघोष अघोष सघोष। उसके बाद क्या लिखिए, उसके बाद लिखिए यहां पर अल्प प्राण। और उसके बाद दोस्तों लिखिए क्या, महा, आप लिखिए उसके बाद में क्या लिखिए, महा प्राण। क्या हो गया, अल्प प्राण महाप्राण सघोष अघोष और सघोष आपने लिख दिया। अब घोष और सघोष लिख दिया आपने। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, श और स, ये किस में आ गए, श श स, ये किस में आ गए आपके, ये किस में आ गए आपके, ये आ गए आपके अघोष में। और बिल्कुल इसकी 2 कॉपी इधर की तरफ करके लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, ये इधर अघोष में बोले जाएंगे और इधर महाप्राण में बोले जाएंगे। श स और स, ये किस में बोले जाएंगे, महाप्राण में बोले जाएंगे। और जितने भी सघोष होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, मतलब य र ल और व। य र ल व, ये क्या होते हैं आपके दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ये किस में बोले जाते हैं दोस्तों, ये बोले जाएंगे आपके, किस में बोले जाएंगे दोस्तों, ये किस में बोले जाएंगे, सघोष में। और सघोष के बाद में अब यहीं पर जो बिल्कुल इसका 2 कॉपी हो गई, किस में आ जाएगा वो, अल्प प्राण में। ये क्या होगा, य र ल और व, य र ल व, ये किस में आ जाएंगे, ये बिल्कुल 2 कॉपी इसकी अपोजिट साइड में हो जाएगी। मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप कर दिया आपने, जो ये ऐसा होगा वो यहां पर होगा, जो ऐसा होगा वो यहां पर भी होगा। लेकिन सर आप फिर आपके मुंह से एक बात निकलनी चाहिए, सर उष्म व्यंजन में हमने 4 वर्ण पढ़े थे, 4 व्यंजन पढ़े थे, श षटकोण वाला, से सांप वाला, और है हल भी पढ़ा था। सर आपने है हल तो कहीं लिखाया ही नहीं है दोस्तों, उसको भी आप लोग लिख लीजिए और बहुत अच्छी तरह से लिखिए। है हल वाला कहां पर आता है हल वाला आपको मिलेगा यहां पर। है हल कहां पर मिलेगा, है हल जो होगा वो सघोष होगा और महाप्राण होगा। है हल क्या होगा, वो सघोष होगा और महाप्राण होगा। वो लास्ट के दोनों चीज, मतलब वो सघोष भी बोला जाएगा और उसमें से जो प्राणवायु हम बोलेंगे वो निकल समय वो भी महाप्राण वाली होगी, वो भी ज्यादा वाली होगी। आप सभी चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट क्या है, आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप सभी ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा दोस्तों। इसका आप सभी ने क्या करा होगा, स्क्रीनशॉट आप सभी ने इसका ले लिया होगा।
दोस्तों एक बार फिर सभी से मैं क्या कहना चाहता हूं, एक बार मैं सभी को फिर से आज गोवर्धन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। परसों आप सभी ने दिवाली मनाई, कल का दिन हमारा सूर्य ग्रहण का दिन चला गया था। आज हमारा त्योहार हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व जिसका नाम क्या है, गोवर्धन है, और कल आपकी भैया दूज है। आप सभी हर्षोल्लास के साथ इस 5 दिन के महोत्सव को, इस उत्सव को मनाइए, अच्छी तरह मनाइए। और लेकिन अपनी पढ़ाई को भी आप कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ाई को भी आप कंटिन्यू करते रहिए, उसको भी आप छोड़िए मत, उसको भी आप छोड़िए मत। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कैसा कहां पर आ जाए, आप इसलिए अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट आपके लिए मैं लेके आया हूं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, एक एक पॉइंट और आता है दोस्तों। क्या है, क्या पॉइंट है कि एक एक वर्ण होता है जिसे कहते हैं वृत्स या दंत मूल कहते हैं, या क्या क्या कहते हैं उसे, दंत मूल भी कहते हैं उसे। वृत्स या दंत मूल वाले वर्ण कौन से होते हैं, तो इसके लिए आपको सजरल याद रखना है। स ज र अल ल, ये क्या होते हैं, ये वृत्स या दंतमूल वाले शब्द होते हैं। ये कौन से शब्द होते हैं, वृत्स या दंतमूल वाले शब्द कौन से कहलाते हैं। इन ये जो, यदि आपसे कभी पूछे वृत्स या दंतमूल निम्न में से कौन सा शब्द है, निम्न में से कौन सा वर्ण, सॉरी शब्द नहीं वर्ण, निम्न में से कौन सा वर्ण क्या है, वृत्स या दंतमूल है, तो आपको क्या बनाना है, उसमें से जो भी ऑप्शन दिया आपको, स लिख रहा है तो स, ज लिख रहा है तो ज, र लिख रहा है तो र, और ल लिख रहा है तो ल, इनमें से यदि आपको कोई सा भी वर्ण मिले तो ये कौन से हैं, वृत्स या दंतमूल वाले शब्द जो कौन से हैं, ये क्या है, ये होगा आपके, ये जो सजरल जो शब्द आएंगे ये होगा। और दंतोष्ठ वाले कौन से होंगे, जो यदि आप दंतोष्ठ को कैसे लिखेंगे, इसको हम यहां पर क्या कर देंगे, इसकी संधि कर देंगे, इसको हो जाएगा ये दंतोष्ठ। दंतोष्ठ वाले कौन से होंगे, एक तो व होगा और एक ये फ होगा। व और फ कौन सा वाला फ आपका जो किसमें लिखा जाता है, जिसमें नुक्ता लगा होता है, इसको जो हम बोलते हैं, ये जो आपका पॉइंट लगा है, इसको हम क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। तो आप व बोलोगे या फ बोलोगे, फ में भी कौन सा, नुक्ता वाला, तो इनको क्या बोलेंगे, दंतोष्ठ बोलेंगे। इनका उच्चारण कहां से होता है, दंतोष्ठ से होता है। और आपने दंतमूल या सजरल जो आपने शब्द देखे, ये कौन से हुए, दंतमूल शब्द हुए या वृत्स शब्द हुए। आपसे डायरेक्ट इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत अच्छी तरह से आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो मैं आपका सभी का एक बार रिवीजन कराना चाहता हूं कि मैंने अभी अब तक आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पढ़ाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए, स्पर्श वाले कौन से होते हैं भैया, स्पर्श वाले होते हैं कौन से, क से लेकर कहां तक होते हैं, क से लेकर वो होते हैं मां तक होते हैं। और वो कितने होते हैं भैया, वो 25 होते हैं। उसके बाद स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं भैया, कौन से होते हैं, दूसरे वर्ग, दूसरे मतलब क च वर्ग वाले जो होते हैं, स्टार्टिंग के 4 जो च छ ज झ, च छ ज झ, च छ ज और झ, ये 4 जो होते हैं वर्ण, जो आपके वर्ण होते हैं, 4 वर्ण, ये क्या होते हैं, आपके स्पर्श संघर्षी होते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको पढ़ाया था अर्ध स्वर, और अर्ध स्वर कौन से होते हैं भैया, आपके अर्ध स्वर मैंने आपको बताया, एक तो य होता है, य र ल व, एक होता है व, एक तो य होता है और एक व होता है। एक यर लव वाले में स्टार्टिंग का होता है और लास्ट का, अंतस्थ व्यंजन वाले में एक स्टार्टिंग का य और लास्ट वाला व, ये दोनों क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं दोस्तों, श स और ह, ये कौन से होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। उसके बाद लुंठित या प्रकंपित, लुंठित का दूसरा नाम क्या है, प्रकंपित भी। आपको कंपन महसूस हो जाएगा, आप र बोलोगे तो कंपन महसूस होगा, र आप बोलते हो र, र बोलते समय आपकी जीभ में कंपन आता है, इसे प्रकंपित भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, लुंठित या प्रकंपित। इसको क्या बोलते हैं हम, लुंठित या प्रकंपित। प्रकंपित, प्रकंपित कौन सा होता है, लुंठित या प्रकंपित कौन सा होता है, हमारा र होता है, र होता है। और हमारा पार्श्विक कौन सा होता है,
पार्श्विक मतलब पार्श्व गायिका वाला। और पार्श्व क्या होता है? ल होता है। क्यों होता है? इसके जब इसके जीभ से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना, जीभ हमारी मुड़ती है तो मुड़ने के बाद जो साइड में से हवा निकल जाती है, इसकी वजह से इसका नाम क्या दिया है हमने? पार्श्विक या पार्श्व गायक। क्या बोले? पार्श्विक दिया है। पार्श्विक क्या हुआ? पार्श्विक वर्ण ल हो गया। उसके बाद आप मुझे बताइए उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या ताड़न जात, ताड़न जात, ताड़न जात या गौण वाले कौन से होंगे? ताड़न जात, उत्क्षिप्त या गौण वाले कौन से वर्ण होंगे? तो ये दो वर्ण होते हैं, ड के नीचे बिंदी और ढ, और ढ के नीचे बिंदी। ये जो दो वर्ण होते हैं ये उत्क्षिप्त या ताड़न जात वाले हमारे व्यंजन होंगे। उसके बाद संयुक्त, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको 4 बताए, क्षत्र, ज्ञ और श्र। छत्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे 4 क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन होंगे दोस्तों। और संयुक्त स्वर मैंने आपको क्या बताए? संयुक्त स्वर भी आपके 4 होंगे, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे चार क्या होते हैं? हमारे ये संयुक्त स्वर होते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। आप देखिए क्या होते हैं? एक होते हैं नासिक्य, नासिक्य। एक हमारे क्या होते हैं दोस्तों? एक हमारे होते हैं नासिक्य वाले, नासिक्य। नासिक या इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक वाले, अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण भी होते हैं। ये कौन से होते हैं? नासिक या अनुनासिक मतलब जो नाक की सहायता से बोले जाएं, जो हमारी नाक की सहायता से बोले जाएं, जिनमें हमारे बोलने समय नाक का स्वर लगे, उनको क्या कहते हैं? नासिक या अनुनासिक। और ये कौन से होते हैं? हमारे पंचमाक्षर या पंचम वर्ण जो होते हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नासिक के होते हैं। इनका नासिक का सर मतलब क्या हुआ? भैया नासिक का मतलब हुआ जो ये पंचमाक्षर आपने किसमें पढ़ा? आपने पंचमाक्षर किसमें पढ़ा? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन में आपने क्या पढ़ा? पंचमाक्षर क्या था आपका? ड, उसके बाद य, उसके बाद क्या पढ़ा आपने? ण, उसके बाद न, उसके बाद क्या पढ़ा आपने? म पढ़ा। उसके बाद में आपने म पढ़ा। और ये सारे के सारे क्या हुए? ये सारे के सारे क्या हुए? अपने आप में पंचमाक्षर हुए। पंचमाक्षर मतलब नासिक, अनुनासिक या अनुस्वार वाले वर्ण हुए। ये सब क्या हुए? नासिक, अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्ण हुए। और इनका साथ क्या होएगा? इनके स्थान पर क्या होगा? इनके स्थान पर हम अंकी बिंदी का हम प्रयोग कर लेते हैं। इनके स्थान पर हम क्या है? अंकी बिंदी का भी यदि आए वर्ण कभी भी, तो इनके स्थान पर हम अंकी बिंदी का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। कैसे करते हैं इनके स्थान पर अंकी बिंदी का प्रयोग? आप देखिए जब भी आप क्या लिखते हैं? गंगा लिखते हैं, तो गंगा का असली रूप क्या होता है? वो गंगा से नहीं मिलके बनती। वो किस तरीके से बनती है? वो बनती है आपकी ग, और उसके बाद में ये वाला ड और ये वाला गा। ये गंगा असली चीज में ये लिखी जाती है आपकी गंगा। लेकिन जब भी ये ऐसा वर्ण आएगा तो ये परस्पर अपना अनुनासिक में क्या हो जाए? ये अनुस्वार में चेंज हो जाते हैं। ये अनुनासिक मतलब ये किस में चेंज हो जाते हैं? अंकी बिंदी वालों में चेंज हो जाते हैं, अनुस्वार में चेंज हो जाते हैं, अंकी बिंदी में चेंज हो जाते हैं। जब भी ये इस प्रकार से शुद्ध रूप में आते हैं, मतलब आधे आते हैं। ये शुद्ध मतलब शुद्ध व्यंजन मैंने आपको कल बताया था कि जो क्या होते हैं? स्वर रहित व्यंजन होते हैं, वो क्या होते हैं? शुद्ध व्यंजन। जब भी आधे रूप में आते हैं, मतलब शुद्ध अपने रूप में आते हैं, शुद्ध व्यंजन के रूप में आते हैं। कौन से? पंचमाक्षर वाले। तो ये परस्पर बदल जाते हैं किसमें? अंकी बिंदी में, मतलब अनुस्वार में बदल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि गंगा को हम असली में तो ऐसे लिखते थे, लेकिन हम गंगा को अब ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस अणा खाली ये ड आ रहा है, ये इसकी वजह से हमने क्या लगा दिया? अंकी बिंदी लगा दी इसमें। जैसे आपका क्या हुआ? आपका यहां वाला देखिए, आप यहां वाला देखिए। आप यहां वाला कैसे देखेंगे? जैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको? पतंजलि लिखना है। पतंजलि आपने ऐसे लिखा, क्या लिखा? ये पतंजलि लिखा। आपने क्या लिखा? पतंजलि। लेकिन पतंजलि को हम अंकी बिंदी यहां पर लगा रखी है। यदि इस अंकी बिंदी को हम हटाना चाहें, यदि इस अंकी बिंदी को हम हटाना चाहें तो क्या करेंगे? पत और य आएगा और फिर इसमें ज आएगा
और इसमें क्या आएगा, ली आएगा। ये क्या हो गया भैया, ये पतंजलि की असली जो हमारी वर्तनी होगी, वो पतंजलि की असली वर्तनी वो ये होगी। लेकिन हम क्या हुआ, ये जो यहाँ आया आधा यहाँ मतलब शुद्ध व्यंजन आया ये वाला, इसकी जगह हमने क्या लिया, इसकी जगह हमने क्या ले लिया, अनुस्वार ले लिया। अनुस्वार मतलब मैंने आपको कल बताया था, ये क्या, अंकी बिंदी वाले को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस वो ले लिया हमने, वो अनुस्वार ले लिया हमने, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है आपका ण वाला है। और ण वाले में कैसे लिखते हैं, जैसे आपको क्या करना है, जैसे आपको क्या करना है, पंडित लिखना है, खंड लिखना है, तो आप क्या लिखते हो, आप क्या लिखते हो भैया, आप लिखते हो खंड। कैसे लिखते हो, खंड, खंड। इस प्रकार आपने खंड लिख दिया। लेकिन खंड को हम असली में कैसे लिखते हैं, ख और आधा ण और ड, खंड। खंड का असली में ये है, लेकिन हम इसमें अंकी बिंदी लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका हम यहां पर लोप कर देते हैं। और ये जो ण है, आधा ण है, ये किस में बदल जाता है, ये अंकी बिंदी या अनुस्वार में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि ये नासिक्य वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण किससे होता है, हमारी नासिका या नाक से होता है। इससे बोलते समय बिल्कुल हम हिमेश रेशमिया बन जाते हैं, जैसे वो नाक से गाता था। इसीलिए हम भी क्या करते हैं, नाक से ही इन शब्द को बोलते हैं, इसलिए इनका नाम भी क्या हुआ, नासिक्य। नासिक्या, नासिक्या, अनुनासिक, नासिक्या, अनुनासिक, नासिक्या, अनुनासिक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम, नासिक्य, नासिक्या अनुनासिक वर्ण बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम, नासिक्या अनुनासिक वर्ण। इनको क्यों बोलते हैं, इनकी हम नाक से इनका हम क्या बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। इनका उच्चारण नाक के थ्रू आता है, इसलिए इसको नासिक्य बोलते हैं। अब ण, य और ण का हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया। और न का एग्जाम्पल क्या होगा, न का एग्जाम्पल होगा आपका क्या होगा, संजय, संजया, संदेह होगा। आप देखिए संदेह क्या लिखते हैं, संदेह, संदेह लिखते हैं। और संदेह में क्या लिखते हैं आप, संदेह में क्या लिखते हैं, अंकी बिंदी लगा दिया आपने ऊपर को। लेकिन इसका हम असली में संदेह कैसे लिखते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग संदेह कैसे लिखते हैं, संदेह, संदेह इसको ऐसे भी लिखते हैं। और ये वाला संदेह भी सही है, ये वाला संदेह भी सही है। क्यों, क्योंकि ये आधा न से ही यहां पर अंकी बिंदी का आया हुआ है। आधा न के कारण ही इसने अपने आप को परस्पर बदलकर यहां पर अनुस्वार आ गया है, अंकी बिंदी आ गई है, संदेह हो गया है। और अगला हमारा क्या है, अगला हम म को कैसे चेंज करेंगे, अगला हम देखेंगे, अगला हम क्या देखेंगे भैया, कि हमने म को कैसे चेंज किया। जो ये म भी आया लास्ट में, ये भी क्या है, पंचमाक्षर है। और न को हमने कैसे चेंज किया, न को हमने देख लिया संदेह में। इसका म का उदाहरण देखिए आप। जब भी आपको क्या करना है, स्वयं लिखना है, स्वयं लिखना है, तो स्वयं में आप किस प्रकार लिखते हैं, तो स्वयं में आप किस प्रकार लिखते हैं, इसको आप इस प्रकार लिखते हैं, स्व य और म। स्वयं ऐसे लिखते हैं, स्वयं को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इस म की जगह पर यह पर अंकी बिंदी आ गई थी, स्वयं आ गया था, स्वयं आ गया था। तो आप स्वयं को कुछ इस प्रकार लिखते हैं दोस्तों। तो आप सर ने देखा ये सभी बातें कि हमने किस प्रकार से आपको ये बताया कि नासिक या अनुनासिक वर्ण जो होते हैं उनका यूज किस प्रकार से किया जाता है। उनका यूज आपकी वर्तनियों में बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। भैया आपको ये चीज यदि अच्छी तरह से आ गई, आप वर्तनियों का खेल आप समझना सीख जाएंगे। तो क्या सर देखिए, आपको एक स्पेशल केस बताता हूं मैं, आपको एक स्पेशल केस बताता हूं। एक वर्तनी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके बताता हूं मैं आपको। यदि कहीं से आपसे पूछा जाए कि आपका विद्यालय इस प्रकार लिखा है और आपका एक विद्यालय इस प्रकार लिखा है, तो आपका कौन सा विद्यालय सबसे बेस्ट होगा। तो यहां पर दोनों में से कौन सी वर्तनी सही है और कौन सी वर्तनी गलत है, तो आप मुझे सभी आप कमेंट करके बताइए कि आपकी कौन सी वर्तनी सही है और यहां पर कौन सी वर्तनी गलत है। तो दोस्तों आपका आयोग द्वारा इस वर्तनी को सही माना जाएगा। और इस वर्तनी को यदि यहां पर दोनों दे रखी हैं, तो जो आदत द और या वाली वर्तनी है ये सही मानी जाएगी और ऊपर वाली गलत मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि असली में इसको इस प्रकार ही लिखा जाता है। तो ये जो वर्तनी है ये सबसे सही मानी जाएगी यदि निम्न में से में से एक पूछ जाए तो। अदरवाइज यदि कहीं पर सादा यही लिखा हुआ है, यदि कहीं पर सादा यही लिखा हुआ है,
तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन यदि दोनों में कंपैरिजन करने के लिए पूछा है कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सब सर्वोत्तम है, तो नीचे वाली जो भी मैंने बताई थी वो वाली वर्तनी सर्वोत्तम होगी। ये सब आपको किस प्रकार जानकारी होगी? जब आप वर्णमाला अच्छे से पढ़ेंगे, वर्णमाला का आपको अच्छे से ज्ञान होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी आज की वर्णमाला की थ्योरी की क्लास आपकी बिल्कुल कंप्लीट हुई। वर्णमाला की थ्योरी मेरी तरफ से आपकी कंप्लीट है। अब आपको क्लास में मेरे को क्वेश्चन कराने हैं वर्णमाला के। वर्णमाला में आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, तो आपको अगली क्लास में मेरे क्या मिलेंगे, वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके सारे किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर में, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपकी आरओ हो, चाहे आपका मेंस हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस लेवल का हो, चाहे आपका किसी भी यूपी टेट एग्जाम हो, चाहे आपका टीचिंग का कोई एग्जाम हो, किसी भी यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, हिंदी मतलब हिंदी, वर्णमाला सब में एक आती है, स्वर सबके लिए एक है। चाहे क्वेश्चन पेपर वो यूपी ट्रिपल एससी का हो या यूपी पीसीएस का हो, तो आपको मैं जो कराऊंगा वो ट्रेंड के हिसाब से कराऊंगा कि आपका हिंदी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यूपी पुलिस के लिए हिंदी कहीं और पढ़ रहे हैं और फिर आप यदि आप आरओ का पेपर कल को देने जाएंगे तो उसके लिए हिंदी कहीं और पढ़े। नहीं, आरओ के प्री में आपकी इतनी वैसा नहीं आता है, उसमें आपके वर्ण जो क्या है, आपकी पर्यायवाची विलोम, ये सब चीज ज्यादा, लेकिन मेंस में तो आपका ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। और बाकी और एग्जाम्स के लिए भी आप हिंदी परफेक्ट हो सके, आप किसी भी एग्जाम को दें हिंदी आपकी परफेक्ट हो, तो इसलिए आपके सब जगह से जहां से भी क्वेश्चन हिंदी का आता है और अच्छा क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस में देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए क्लास के साथ में। अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो करुण सर की होगी और आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है।